नमस्कार दोस्तों, आपको आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी परिवार में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं अर्जुन यादव। आज दोस्तों हम आपको यानी हिस्ट्री का तीसरा क्लास है। हिस्ट्री को मैंने जो है मैं आपको बताते हैं, हिस्ट्री को जो है मैंने 3 भागों में बांटा था। प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, और जो एक भाग था उसे हिस्ट्री कहा था। तो हिस्ट्री को दोस्तों मैंने 3 भागों में बांटा था। प्री हिस्ट्री यानी कि इसे कहा था प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे। उसके बाद आज चलेगा प्रोटो हिस्ट्री, यानी इसे कहते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इसके बारे में आज चर्चा होगी। उसके बाद में हिस्ट्री यानी ऐतिहासिक काल के बारे में चर्चा होगी। तो ये दोस्तों वीडियो पूरी हो चुकी है, 3 वीडियो। उसके बाद में ये जो है ये आदि ऐतिहासिक काल आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अच्छा, मुझे उम्मीद है आप लोग जो है ध्यान से अगर पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो देखिए अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को अगर मैं सीधी भाषा में कहें तो इसमें केवल सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु सभ्यता की ही केवल चर्चा हुई है। केवल बात को केवल ध्यान से समझिए, केवल सिंधु सभ्यता की चर्चा हुई है। और सभ्यता क्या होता है, देखिए सभ्यता क्या होता है, कुछ यानी कि एक घर से आप ले लीजिए। जैसे मैं कोचिंग चलाता हूँ, अब मेरी कोचिंग लमसम में एक बैच में 50-100 बच्चे आसपास में बैठते हैं। अब 100 बच्चे जब बैठते हैं तो मेरा वो सम्मान करते हैं, कहते सर जी नमस्कार। अब वो एक यानी कि ये तो आप कह सकते हो ये संस्कृति हो रही है। ठीक है, किसी दूसरे का सम्मान करना, और वही सम्मान जो है एक एरिया यानी एक क्षेत्र में हो जाए, एक बड़े से क्षेत्र में हो जाए वही सम्मान, तो उसे हमें सभ्यता कहते हैं। तो ये जो सिंधु सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता जो थी, ये सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, यानी कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, मैं आपको पहले ओवरऑल में बता देता हूँ, उसके बाद विद्वान से। ये सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेज ने की थी। चार्ल्स मैसेज ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी सिंधु सभ्यता के बारे में। उन्होंने बताया जब इसकी खोज हुई तो लगभग 350 जगहों से ये अवशेष प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के। उसमें से लगभग 200 के आसपास भारत के गुजरात से प्राप्त हुए हैं, यानी कि 350 अवशेष वर्ल्ड में प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता के, जो कि 200 के आसपास अवशेष भारत के गुजरात राज्य से प्राप्त हुए। तो ठीक है दोस्तों, देखिए साहब मैंने आपको ओवरऑल में बता दी सब बात। सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम यानी कह सकते हो सिंधु सभ्यता के जनक चार्ल्स मैसेज, इन्होंने सर्वप्रथम जानकारी दी कि सिंधु सभ्यता किस तरफ उभर रही है, यानी खा पी रही है कह सकती हूँ, या पनप रही है। तो सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसेज ने दी। क्वेश्चन आपसे जिस प्रकार बनेगा, यानी परीक्षा में जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार क्वेश्चन हम आपको सबके सब पता चलेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी, तो चार्ल्स मैसेज ने दी। दूसरी बात,
चार्ल्स मैसी ने कनिंघम से ये भारत के एक पुरातात्विक ऐतिहासिककार थे, पुरातात्विक कह सकते हो, पुरातात्विक विज्ञान के जनक थे। यानी भारत के पुरातात्विक विज्ञान के जन्म कनिंघम तो ये भारत के रहने वाले थे, कनिंघम। चार्ल्स मैसेज ने कनिंघम को जानकारी दी। चार्ल्स मैसेज ने कनिंघम को बताया कि आप सिंधु सभ्यता को देखिए कहाँ से कहाँ तक क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो कनिंघम साहब ने घोड़ा को लिया, यानी कनिंघम जी ने घोड़ा पर बैठे और उन्होंने 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को माप दिया। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। और कनिंघम यानी चार्ल्स मैसेज ने किसे आदेश दिया, तो कनिंघम को आदेश दिया। कनिंघम ने 13 लाख वर्ग किलोमीटर को यानी कि क्षेत्रफल को मापा और कहा कि इस एरिया को आप खोजिए, इसी एरिया के अंदर जितने भी सिंधु सभ्यता के अवशेष हैं वो यहीं से मिलेंगे, अन्यथा और कहीं नहीं थे ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर था, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। उसके बाद कनिंघम ने बताया चार्ल्स मैसेज को कि भाई साहब ऐसा है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को देखिए, इसी एरिया में जितने भी अवशेष हुए हैं सब मिलेंगे। चार्ल्स मैसेज ने कनिंघम को बताया। कनिंघम ने जॉर्ज मार्शल, कनिंघम साहब ने यानी कि जो कनिंघम थे, इन्होंने कनिंघम ने आदेश दिया जॉर्ज मार्शल को आदेश दिया कि इस खुदाई को आप करवाइए अपने अंडर में। तो आप कह सकते हो कनिंघम ने किसे आदेश दिया, जॉर्ज मार्शल को। जॉर्ज मार्शल जो थे ये सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक विभाग के मंत्री थे। तो आप कह सकते हो पुरातात्विक विभाग का मंत्री कौन था, तो जॉर्ज मार्शल था। अब भैया ये जॉर्ज मार्शल जब मंत्री थे तो खुदाई ये तो नहीं करेंगे। इन्होंने आदेश दिया दयाराम साहनी को इन्होंने आदेश दिया और कहा कि इस 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को आप खोदिए और मेरी एक बात तो सुनिए, इस प्रकार खोदिए कि जहाँ पर भूमि नरम हो उसे खोदिए और जहाँ पर भूमि कठोर हो उसे आप मत खोदिए। तो इन्होंने दयाराम साहनी ने भूमि को खोदा और जहाँ पर नरम थी उसे खोदा, जो टाइट थी उसे नहीं खोदा, जो कठोर थी उसे नहीं खोदा। अब उसके बाद सिंधु सभ्यता, अब जब खोदा तो एक जगह पर ये पहुंचे तो इन्होंने खोदा, ठीक है। अब खोदते रहे तो ये एक जगह जब ये पहुंचे तो एक पानी का यानी उन्हें जो अवशेष मिले, तो उन्हें अवशेष एक जैसे सड़क मिली, सड़क थी एक सीधी रास्ता में, पानी का जो व्यवस्था थी वो एक सीधा टैंक था, मकान जो बने हुए थे यानी कि जो सिंधु सभ्यता में घर बने हुए थे उनके चारों तरफ एक बाउंड्री थी। तो इस तरह के इन्होंने अवशेष मिले। तो इन्होंने दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल साहब से कहा कि साहब मैंने ये सब सड़क को खोद दिया है, अब आप बताइए। तब इन्होंने जॉन मार्शल ने कहा एक मसाज बनाइए, यानी कि उसे आप देहाती भाषा में कह सकते हो नशेनी बनाइए। और उस समय दूरबीन तो आविष्कार हुआ नहीं था,
तो ये लोग जो है उस पर चढ़ के इन्होंने ऊपर जाके एक क्षेत्रफल को ऊपर से देखा तो इन्हें एक त्रिभुजाकार आकृति मिली। त्रिभुजाकार आकृति मिली। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अभी यूपीपीसीएस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि सिंध सभ्यता की खुदाई की आकृति यानी सिंध सभ्यता के क्षेत्रफल की आकृति किस प्रकार थी। तो भैया त्रिभुजाकार आकृति थी, यानी सिंध सभ्यता की क्षेत्रफल की आकृति त्रिभुजाकार थी। उसके बाद ध्यान दीजिए त्रिभुजाकार थी, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे यही पर दूसरी बात, अब इससे ये अवशेष मिले खुदाई से कि सिंधु सभ्यता जो थी ये एक शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता, तो आप सिंधु सभ्यता को एक शहरी सभ्यता भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किस जगह से हुई। तो सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा से हुई। हड़प्पा से खोज 1921 ईस्वी में हुई। दयाराम साहनी ने यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की। अभी क्वेश्चन पूछा गया था इसी एनटीपीसी में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो दयाराम साहनी ने की। अब भैया जब इसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। अब कल का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। तो 1921 ईस्वी में हुई। उसके बाद अब ये हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी। अब हड़प्पा जो है इस समय पाकिस्तान में पड़ता है और इनका जो माउंट गोवरी पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जो है वो माउंट गोवरी। तो क्वेश्चन आपसे हड़प्पा से कोई भी पूछेगा, अब आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा पाकिस्तान में किस जिला में है, तो माउंट गोवरी जिला में है। अब हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने की। ओके। अब यहाँ से दूसरी बात, उसके बाद दूसरी खुदाई यानी कि मोहन। अब उसके बाद रुक जाइए, हड़प्पा से और भी क्वेश्चन देखिए। अब हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, यानी हड़प्पा जो है ये 1921 ईस्वी में खुदाई हुई। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट जो है माउंट गोवरी है। अब हड़प्पा सभ्यता से अवशेष कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। अवशेष जो यहाँ पर मिले हैं, कह सकते यहाँ से जो अवशेष मिले हुए हैं, पहला जो अवशेष था यहाँ से मिला हुआ है कुम्हार का चाक। दूसरी बात, कुम्हार का चाक और अन्नागार। देखिए कुम्हार का जब चार्ट मिला है, यानी इसका मतलब यहाँ पर जो है लोग रहते थे। जब कुम्हार का चार्ट मिला तो यहाँ पर जब रहते थे उनका आवास भी होगा, तो यहीं से मिला है श्रम आवास। कुम्हार का चार्ट श्रम आवास, यहीं से मिला है अन्नागार।
यहीं से मिला है इनको ताबूत। मातृ देवी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। मातृ देवी की यानी अन्नागार, ताबूत, मातृ देवी। ताबूत क्या होता है? जिसे जैसे कि हिंदू लोगों में जो आप मुर्दा को जिस पर लेके जाते हो, डेड बॉडी को, उसे ताबूत कहा जाता है क्रिश्चियन भाषा में। जिसे आप हिंदू भाषा में जो मुर्दा का जो उसे आप कह सकते हो, तो वो जो है ये सिर्फ ताबूत कहते हैं क्रिश्चियन भाषा में। उसकी बात मातृ देवी यहीं से मिली है। ओखली। उसके बाद में यहाँ पर जो मिली है पशुपति शिव की, पशुपति शिव। अब पशुपति शिव के बाद में यहीं से मिली है RH 37 कब्रिस्तान। RH 37 कब्रिस्तान। अब यहीं से मिली है हाथी की खोपड़ी का कंकाल। हाथी की खोपड़ी का कंकाल यानी कुम्हार का चाट, श्रम आवास, अन्नागार, ताबूत, मातृ देवी, ओखली, पशुपति शिव, RH 37 कब्रिस्तान और हाथी की खोपड़ी। यहाँ से ये इतनी चीज मिली हुई है जिससे कि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिली हुई है, तो आप कह सकते हो हड़प्पा सभ्यता से मिली हुई है। ताबूत कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला। मातृ देवी की यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे वो मातृ देवी को अधिक मानते थे और पितृ यानी पिता को कम मानते थे। यानी पिता को जो है कम दर्जा देते थे और माता को दर्जा अधिक देती थी लोग। तो हड़प्पा सभ्यता से आपसे इतने क्वेश्चन पूछेगा कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने खोज की। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ पाकिस्तान है, माउंट गोबी डिस्ट्रिक्ट है। कुमार का चाक यहीं से मिला, श्रम आवास यहीं से मिले, अन्नागार, ताबूत, मातृ देवी, ओखली, पशुपति शिव, RH 37 कब्रिस्तान। RH का उस समय कुछ और मतलब था, तो RH 37 कब्रिस्तान और हाथी की खोपड़ी। यहाँ से जो था यानी कि RH 37 से यानी इस प्रकार के अवशेष मिले हैं कि यहाँ से जो भी जैसे शरीर मिला है यानी उसके जो अंग है वो सब एक जगह से मिले हैं। यानी कह सकते हो कि एक आदमी अगर वहाँ पर दफनाया गया है, दफनाने का प्रमाण मिला है, तो दफनाया गया है तो वहाँ पर जो भी अंग बचा हुआ है वो वहाँ पर शेप है, तो आप वहाँ के प्रमाण को आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है दफनाया गया। ओके, अब देखिए क्या ध्यान रखना, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्टार्ट से हो जाता हूँ। ओके, देखिए अच्छा, यानी हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन केवल इतना ही पूछेगा, इससे अधिक नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए इतना बना रहने देते हैं, अभी एक क्वेश्चन और बनेगा। अब आइए दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 ईस्वी में राठल बनर्जी चटर्जी टॉगेल ये सब बंगाल साइड के हैं। तो राठल बनर्जी ने इसकी खोज 1922 ईस्वी में की थी। अब मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट जो है लरकाना जिला में पड़ता है। उसके बाद में ये जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। यानी कि जितने भी अवशेष सिंधु सभ्यता से मिले हुए हैं वो सबके सब सिंधु नदी के किनारे हैं।
इसीलिए इस सिंध सभ्यता को सिंध घाटी सभ्यता भी कहा गया। यानी कि जितने भी अवशेष मिले हुए हैं सिंध सभ्यता के, वो सबके सब सिंध नदी के किनारे के ही हैं। तो उससे यह अवशेष मिलता है कि ये जितने भी अवशेष हैं वो सिंध नदी के किनारे हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता को सिंध घाटी की सभ्यता भी कहा गया। अब देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज जो राघव बनर्जी ने की थी। ये पाकिस्तान में पड़ता है। लरकाना ये जिला है और सिंध नदी के किनारे है। सिंधु नदी यही पूछेगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो से जो भी अवशेष मिले हुए हैं वो मैं आपको बताते हैं। यहाँ से ये अवशेष मिले हैं पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, पुरोहित आवास। उसके बाद में स्नानागार, उसके बाद में अन्नागार। यहाँ पर कुआं भी मिला है। सूती वस्त्र के भी अवशेष मिले हैं। और सूती वस्त्र मतलब कपास से बनते हैं, तो ये कपास से भी प्रचलित थे ये लोग। जब सूती वस्त्र मिले हुए हैं तो ये लोग कपास से भी प्रचलित थे। जब यहाँ से सूती वस्त्र मिले हुए हैं तो ये भी उम्मीद है कि ये लोग जो है कपास से प्रचलित थे। उसके बाद में यानी कि पुरोहित आवास, स्नानागार, अन्नागार, कुआं और सूती वस्त्र और कपास। अब यहाँ पर देखिए, अन्नागार मोहनजोदड़ो में ही मिला है और अन्नागार हड़प्पा सभ्यता से ही मिला है। तो क्वेश्चन अभी उत्तराखंड में पूछा गया था। उत्तराखंड में ये दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो सभ्यता में उनमें सबसे बड़ा अन्नागार किसका है? तो मोहनजोदड़ो का अन्नागार ये बड़ा है। ठीक है, ये अन्नागार छोटा है और ये अन्नागार बड़ा है। अब मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। राघव बनर्जी ने की थी। पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, सिंध नदी के पास में है। उसके बाद पुरोहित आवास यहाँ से मिला, स्नानागार मिला, अन्नागार, कुआं, सूती वस्त्र का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि कौन सा एग्जाम था, उसमें था कौन सी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, इसीलिए ये लोग जो थे कपास से परिचित थे। अब देखिए, यहाँ पर एक शहर और है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी खोज जो है 1935 के आसपास में हुई थी। ये कह सकते हो, क्लियर डिटेल नहीं मिली है, यानी 1930 से 1935 के आसपास में इसकी खोज हुई है। इसकी खोज जो थी गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खोज गोपाल मजूमदार ने की थी। ये भी जो था सिंधु नदी के किनारे था। और ये जो है नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाकिस्तान में। नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है पाकिस्तान में, जो कि
जो भारत के महान क्रांतिकारी जिनसे सभी लोग परिचित होंगे, आसाराम बापू। आसाराम जो थे वो यहीं के थे, नवाब शाह से ही 1947 में आए थे आसाराम, नवाब शाह से ही आए थे, पाकिस्तान के रहने वाले थे आसाराम, जो आप लोग से प्रचलित भी होंगे आसाराम बापू से, वो यहीं के रहने वाले थे। तो 1930 से 1935 में गोपाल मजूमदार ने सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह यहाँ से जो है चंदुड़ो, अब चंदुड़ो जो है सिंध नदी के किनारे बसा हुआ, गोपाल मजूमदार ने खोज की थी, पाकिस्तान में पड़ता नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए यहाँ से जो भी अवशेष मिले हैं, यहाँ से जो अवशेष मिला है काज मिला, मनका जो मिला है यहाँ पर, वो इस प्रकार का मनका था, जो भी मनका मिला हुआ है वो भी मनका जो कहा था, ये कलाकृति यानी कि मनका कलाकृति यानी कि कलाकृति का मतलब आप कह सकते हो यानी कि इस पर कोई न कोई डिजाइन बनी हुई थी, इस मनके पर कोई डिजाइन बनी हुई थी, तो कलाकृति मनका। उसके बाद काजल मिला, कलाकृति मनका मिला, और यहाँ पर यानी कि लेडीजों के जो मेकअप होता है उसके सामान जो है ये चंदुड़ो से पाए गए। उसके बाद में दोस्तों बिल्ली और कुत्ता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। अब आप कह सकते हो बिल्ली और कुत्ता के अवशेष महसूस कैसे हुए? जैसे ये कोई मकान बना हुआ था और उस पर पहले बिल्ली भागी होगी, ऐसे छोटे छोटे पैर थे, और उसके बाद में जो है बड़े बड़े पैरों से कुछ जानवर कोई भागा था, तो ये अनुमान लगाया गया कि पहले बिल्ली भागी होगी फिर बाद में कुत्ता भागा होगा। यानी बिल्ली कुत्ता में तब भी नहीं जमती थी और अब भी नहीं जमती है, तो इसी से कुछ अवशेष पाए गए हैं। उसके बाद में यहाँ से जो है सुई धागा के भी अवशेष मिले हैं, सुई धागा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चंदुड़ो की खोज कब हुई? तो 1930 और 1935 के आसपास में कोई ऑप्शन होगा। किसने की? गोपाल मजूमदार ने। चंदुड़ो जो है किस नदी के किनारे है? तो सिंध नदी के किनारे। कहाँ है? पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह। यहाँ से काजल, मनका कलाकृति, बिल्ली, कुत्ता और सुई धागा, यहाँ से ये चीजें जानकारी हुई। उसके बाद में ये हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर भी हड़प्पा सभ्यता से और मिला। अधिकतर क्वेश्चन आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर सर्वाधिक चित्र किस जानवर के देखने को मिले हैं? यानी हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर सर्वाधिक चित्र किस के देखने को मिले हैं? तो एक श्रृंगीय यानी एक सींग वाला जानवर। हड़प्पा सभ्यता में लोग गाय से इतना परिचित नहीं थे, जो ये एक सींग वाले जानवर यानी गाय के अलावा अधिकतर जानवर इसमें मिले हुए हैं, केवल गाय। दोस्तों ये 3 पार्ट यानी कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो और चंदुड़ो यानी 3 आपको मैंने बता दिए हैं, 3 पोर्शन। उसके बाद में सुतका डंडोर के बाद में मांडा, आलमगीरपुर, दैनाबाद, ये जो है आपको दूसरी वीडियो यानी पार्ट
पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे। तो इतना ही रखते हैं।